हाय गाइस। वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में द अकैड्स। तो आज हमारी जेनेटिक्स की क्लास 4 होने वाली है, यानी कि लास्ट क्लास हमारी जेनेटिक्स की होने वाली है। इसमें हम आपके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। जिस टाइप के क्यूएनए आपके एग्जाम्स में आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमें बोला गया है कि इन स्टेटमेंट्स में से हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो बच्चों आपके पास में सिर्फ एमसीक्यूज़ ही नहीं आते, आपके पास में एमसीक्यूज़ आते हैं, प्लस आपके पास डेफिनेशंस लिखने के लिए आती हैं, आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे को हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। अभी हम कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं फ्रॉम जेनेटिक्स के चैप्टर से, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे को ये क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का दिया है। हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें से ट्रू कौन सी है एंड फॉल्स कौन सी है। तो जब भी आपके पास में ट्रू या फॉल्स आएगा तो आप सीधा इसके आंसर में ट्रू या फॉल्स लिख के मत आना, आप फॉल्स के साथ में करेक्ट स्टेटमेंट भी बताना कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, ठीक है। तो चलिए हम इनके एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी आर द सेम थिंग। तो ये जो है ये फॉल्स है, ठीक है। अब ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि जेनेटिक्स और हेरिडिटी जो होती है वो रिलेटेड होती हैं, लेकिन वो सेम चीज़ नहीं होती। जो हमारी हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी का मतलब होता है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जो भी आपका जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, वो हमारी हेरिडिटी होती है, ठीक है। जब उसका कोई ट्रांसमिशन हो रहा है और इस ट्रांसमिशन की जो स्टडी होती है, अब ये जो ट्रांसमिशन है, जो इसकी स्टडी है कि किस तरह से ये हो रहा है, तो उस स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं, वो हेरिडिटी की स्टडी होती है। ये दोनों के दोनों आपस में लिंक्ड हैं लेकिन ये सेम नहीं है, ठीक है। देन आपके पास नेक्स्ट है लाइक बेगेट्स लाइक, दिस अप्लाइज ओनली टू एनिमल्स, ठीक है। ये जो आपका बोल रहा है लाइक बेगेट्स लाइक, मतलब कि जो चीज़ जैसी है वो वही बेयर करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ह्यूमन बेबी है तो ह्यूमन्स ही उसको बेयर करेंगे, ठीक है। अगर कैट है तो कैट सिर्फ कैट के बच्चे ही बेयर करेंगे। तो लाइक बेगेट्स लाइक का ये मतलब होता है। ये आंसर भी आपका फॉल्स है। क्यों? क्योंकि लाइक बेगेट लाइक जो है इट अप्लाइज टू ऑल द ऑर्गेनिजम्स। ऐसा नहीं होता कि आपके एप्पल के पेड़ पे बनानास लगने लग जाए या आपके बनाना के पेड़ पे गुआवा लगने लग जाए। हमेशा लाइक बेगेट्स लाइक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन शोज वेरिएशंस, ठीक है। ये हमारा ट्रू है क्योंकि जो एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन है, अगर आप देखो तो जो एशियंस होते हैं उनकी शक्ल अलग होती है, देन जो यूरोपियंस होते हैं उनकी शक्ल अलग होती है, अमेरिकन्स की शक्ल अलग होती है सारे के सारे ह्यूमंस ही, लेकिन उनके जो बेसिक ट्रेड्स होते हैं उनके में जो वेरिएशंस होती हैं वो सब में डिफरेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास आ सकता है, दिस इज़ अ करेक्ट द टिक मार्क वाला, यानी कि आपका एमसीक्यू है। तो इसमें हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमंस आर इस्टेब्लिश्ड जेनेटिक ट्रेड्स, मतलब कि इनमें से कौन सी ऐसी जेनेटिक ट्रेड्स हैं ह्यूमंस में जो कि हमारे पास ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, यानी कि जिनको हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी की कैपेसिटी टू बी ए गुड क्रिकेटर या आपकी कोई जेनेटिक ट्रेट नहीं होती। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिकेट की, उस पर आपकी गुड क्रिकेटर होने की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है। कर्ली हेयर जो है हमारी ये एक ट्रेट होती है जो कि हमारे मदर फादर से आगे वाले जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उनमें ट्रांसमिट होती है, ठीक है। कर्ली हेयर जो है ये आपकी एक ट्रेट है, ये जीन्स के बेसिस पे होती है, जेनेटिक ट्रेट है। देन आपकी लेफ्ट हैंडेडनेस जो है, यानी कि किसी के लेफ्ट हाथ से लिखने की जो एबिलिटी होती है,
ये भी हमारे जीन्स की वजह से होती है, क्योंकि जो पर्टिकुलर जीन है वो एक काइंड ऑफ प्रोटीन जो है आपका उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता। लेफ्ट हैंडेडनेस जो है ये आपकी एक रिसेसिव ट्रेट होती है, राइट हैंड वाली हमारी डोमिनेंट ट्रेट होती है। तो जिसमें डोमिनेंट नहीं होता वहाँ वाले में आपका लेफ्ट हैंडेडनेस जो है ये आपकी शो करती है, यानी कि जहाँ पे दोनों के दोनों ही आपके स्मॉल लेटर वाले होंगे, ठीक है। देन जो आपकी क्वालिटी ऑफ वॉइस है ये भी आपकी डिपेंड नहीं करती हमारे जीन्स पे। क्यों? क्योंकि हम अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एकदम से तेज़ बोल सकती हूँ और फिर मैं अपनी वॉइस को लो भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो जो क्वालिटी ऑफ वॉइस है ये हम प्रैक्टिस के साथ में मॉड्यूलेट कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी हमारी एक जेनेटिक ट्रेट नहीं होती। देन जो आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ये आपकी एक जेनेटिक ट्रेट होती है, क्योंकि ये अगर आपके जेनेटिक्स में आपके जीन्स में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से ये डिज़ीज़ जो है आगे ट्रांसमिट हो सकती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। नेक्स्ट है आपका मेंशन द फॉलोइंग, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ हमारे को पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम इन ईच बॉडी सेल इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, पेयर पूछे हैं, नंबर नहीं पूछा है, पेयर पूछे हैं, ठीक है। एक चीज़ का याद रखना, अगर यहाँ क्रोमोजोम का नंबर पूछा होता तो हमारा आंसर 46 होता, लेकिन यहाँ पे पेयर्स पूछे हैं कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं क्रोमोजोम के, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पेयर्स पे, ठीक है। जहाँ पेयर नहीं होगा सिर्फ नंबर होगा वहाँ आपका आंसर 46 होगा, लेकिन यहाँ पे क्रोमोजोम का टोटल पेयर पूछा है तो पेयर्स जो होते हैं वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हमारे हर सेल में होते हैं, ठीक है। अब हमारे को ये पूछा गया है कि ऑटोसोम्स जो हैं उनके कितने पेयर हैं। देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे भी पेयर्स पूछे हैं कि जो ऑटोसोम्स हैं उनके कितने पेयर्स हैं। तो जो ऑटोसोम्स होते हैं वो आपके 22 पेयर होते हैं। जो आपका एक पेयर बचता है एंड में वो आपका ऑटोसोम नहीं होता, ठीक है। ये होता है आपका एलोसोम, इसे बोलते हैं एलोसोम, ठीक है। जो एलोसोम होते हैं ये जो हमारे बायोलॉजिकल सेक्स को डिटरमाइन करने वाले क्रोमोसोम होते हैं ये वो होता है विच इज़ आर XX एंड XY, ठीक है। ये गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। एंड ये जो हमारे ऑटोसोम्स है जो 22 पेयर्स हैं ये हमारे सोमेटिक सेल्स होते हैं, ये हमारे सोमेटिक ट्रेट्स में होते हैं, ठीक है। सोमेटिक ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये एलोसोम्स भी सब में हमारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी ही प्रेजेंस जो है वो हमारा जो बायोलॉजिकल सेक्स होता है उसको डिटरमाइन करती है, और आगे जाके गैमीट्स में भी ये हमारी अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्यूजन जिस भी एग का जिस स्पर्म के साथ होता है उससे जो बेबी है उसका सेक्स जो है वो डिटरमाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये हमारे पास थोड़ा सा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा घुमाया जा सके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना क्या पूछा गया है कि एक कपल है, उनकी 4 बेटियां हैं रो से और उनका कोई बेटा नहीं है। तो क्या इसका ये मतलब है कि जो हस्बैंड है वो वाई स्पर्म्स प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हस्बैंड के बारे में क्यों पूछा गया है, वाइफ के बारे में क्यों नहीं पूछा गया? क्यों? क्योंकि जो मेल्स होते हैं, मेल्स में हमारा एक्स एंड वाई क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। मेल्स में हमारे एक्स एंड वाई क्रोमोजोम्स होते हैं, जो अभी हमने एलोजोम्स की बात करी थी। तो मेंस में आपके एक्स एंड वाई क्रोमोजोम होते हैं, फीमेल्स में आपका एक्स एंड एक्स क्रोमोजोम होता है, ठीक है। तो जब ये आपका आगे जाके डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब इससे हमारे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फीमेल्स में एग का फॉर्मेशन एंड मेल्स में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, तो जो मेल के जो आपके ये क्रोमोजोम्स है ये एक्स और वाई अलग अलग सेल में चला जाता है, ठीक है। यानी कि एक स्पर्म बनेगा एक्स का और एक स्पर्म बनेगा वाई का, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल में क्या होता है कि 2 एग्स जो बने हैं वो दोनों के दोनों में एक्स एक्स ही होगा, तो यानी कि ये सेम ही होते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर वाई वाला ये जो हमारा स्पर्म था ये जाके इस एक्स वाले एग को फर्टिलाइज कर देता है, तो जो बेबी होगा वो हमारा एक्स एंड वाई क्रोमोजोम का होगा, यानी कि सन होगा।
और अगर ये वाई एक्स वाला ही स्पर्म जो है ये वाई वाले स्पर्म को नहीं जाने दे रहा है, ये एक्स वाला स्पर्म ही बार बार जाके ये एक्स वाले एग को फर्टिलाइज कर दे रहा है, तो यानी कि आपकी डॉटर होगी। तो इस केस का ये मतलब नहीं है कि जो हस्बैंड है उसके पास वाई प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि फेयर चांस, क्योंकि दोनों स्पर्म्स को मिलता है, भले एक्स वाले स्पर्म्स हो चाहे वाई वाले स्पर्म्स हो, दोनों ही आपके 50-50 का प्रोडक्शन होता है। अगर टोटल 100 स्पर्म्स बने हैं तो 50 जो स्पर्म्स बने हैं ये आपके एक्स के बने होंगे और 50 जो बने हैं वो वाई के बने होंगे। तो दोनों के पास में 50-50% चांसेस होती है। तो इसका मतलब ये है कि बाय चांस जो हमारा स्पर्म बार बार फर्टिलाइज कर रहा है वो एक्स वाला ही जाके फर्टिलाइज कर दे रहा है, जिसकी वजह से डॉटर्स जो हैं वो आपकी प्रेगनेंसी के बाद में फीमेल चाइल्ड पैदा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोनों की ही 50-50% होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास कुछ वन वर्ड के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे राइट द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो इसमें क्योंकि आप आईसीएसई बोर्ड से हैं तो अगर आप सीधा इसमें जीन्स लिख दोगे सिर्फ एक वर्ड का आंसर, तो आपको शायद पूरे मार्क्स ना मिले। आपको इसमें पूरा लिखना पड़ेगा, दैट जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, और जीन क्यों है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? क्योंकि हेरिडिटी में जीन का ही तो ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं हम, कि जो जीन है ये कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। हेरिडिटी में जीन ट्रांसफ़र हो रहा है आगे, और इस पूरे की स्टडी जो है वो जेनेटिक्स बोली जाती है। ठीक है, हेरिडिटी में क्या हो रहा है कि ये जो जीन है ये हमारे पेरेंट से आगे ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है, यानी कि F1 जनरेशन में जा रहा है, एंड देन उसके बाद इसी F1 जनरेशन से आगे F2 जनरेशन में जा रहा है। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है, इसकी जो स्टडी है वो स्टडी जेनेटिक्स बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास, अब ये जो होते हैं ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जब एग्ज़ाम में आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसा हो सकता है कि इसमें इंटरनल चॉइस आपको मिले कि भाई 5 में से आपको कोई 4 ही करने हैं या 4 में से आपको कोई 3 ही करने हैं, इस टाइप से ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन जो हैं वो फिर भी आपको सबकी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एलिलीज हमारी क्या होती हैं? एलिलीज होती है आपकी ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। बेटा मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट्स में लिख रही हूँ, अगर तुम्हारे को लॉन्ग आंसर्स चाहिए, तुम्हें लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना या फिर दिए हुए नंबर पे आप लोग कॉल कर लेना। मैं आप लोगों को एक पीपीटी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, हमारा एक ग्रुप भी है, उस ग्रुप पे हम आपको ऐड कर देंगे एंड वहाँ पे हम आपको नोट्स प्रॉपर प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपको पता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन में आपको किस टाइप का आंसर लिखना है, क्या आंसर की लेंथ होनी चाहिए अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, क्या आंसर की लेंथ होनी चाहिए अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया है, और किस तरह से आपको अपने जो इंटरनल क्वेश्चंस में क्वेरीज आती हैं या इंटरनल क्वेश्चंस में आपके जो ऑप्शंस आते हैं, किस टाइप से आपको उनको स्टडी करके सही आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, तो एलिलीज जो होती हैं कि आपकी ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स होती हैं जो कि सेम लोकस जो होता है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में ऑक्यूपाई करती हैं, लेकिन उनका जो कैरेक्टर होता है सॉरी जो उनका डिपिक्शन होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो उनको आप एलिलीज बोलते हो। ठीक है, देन होता है हमारा डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन जो होता है हमारा, ये हमेशा कैपिटल लेटर से हमारा डिनोट करा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा जीन सुपर रूल करता है या मास्क कर देता है इफेक्ट ऑफ दूसरी एलीली को, उसको हमारा डोमिनेंट जीन बोलते हैं। ठीक है, जीनोटाइप हम लोगों ने पढ़ा था कि जीनोटाइप होता है हमारा सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, कि भाई कौन से जीन्स हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है। जीनोटाइप में हम ऑन अ सेल्यूलर लेवल, ऑन अ जेनेटिक लेवल, जीन्स के लेवल पे किस टाइप से ऑर्गेनिज्म दिख रहा है वो हमारा जीनोटाइप होता है। फिनोटाइप जो होता है आपका, फिनोटाइप होती है आपकी ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स।
ये जो ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये आपकी इन्वायरमेंट से भी कंट्रोल्ड होती हैं, ठीक है, और ये आपकी जेनेटिकली भी कंट्रोल्ड होती हैं। ये होती है जीनोटाइप जो होता है आपका, इसका मतलब होता है कि अगर आपको आँखों से दिखने में कोई लंबा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, तो वो उसका फिनोटाइप टॉल होगा। लेकिन अगर उसके जीन में एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, मतलब कि उसके पास एक डोमिनेंट एंड एक रिसेसिव एलीली है, तो उसका जीनोटाइप जो है ये आपका स्मॉल टी एंड कैपिटल टी होगा, यानी कि हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है। तो ये आपका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप होता है। देन आती है आपकी रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन्स जो होती हैं इन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि हमने कल भी बात करा था। ये आपकी सबमिसिव होती है, दे रिमेन सबमिसिव इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, यानी अगर कैपिटल लेटर वाला जीन प्रेजेंट है, तो ये आपकी सबमिसिव रहेगी, यानी सप्रेस हो जाएगी। और ये सिर्फ उसी कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करती है जब होमोजाइगस कंडीशन होती है, यानी कि अगर दोनों आपके स्मॉल वाले आ गए, यानी दोनों आपकी रिसेसिव वाली आ गई, तभी ये खुद को एक्सप्रेस कर पाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसमें भी एक्सप्लेनेशन और रीज़न ऐड करोगे एंड में, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड आपको इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमें यहाँ पे बोला है कि मेंशन द नंबर ऑफ पेयर्ड होमोजाइगस क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन फीमेल एंड ह्यूमन मेल, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे भी हमें पेयर्ड वाले की बात करी है और होमोजाइगस क्रोमोसोम्स पूछे हैं। होमोजाइगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? जिसमें आपका सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि उसमें सारे के सारे सेम जीन्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनमें आपका 23 होते हैं, यानी कि जो सारे के सारे क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे होमोजाइगस होते हैं। मेल्स में 22 होमोजाइगस होते हैं और एक आपका हेट्रोजाइगस होता है, जिसमें एक एक्स एंड एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसमें एक क्रोमोसोम एक्स है, एक क्रोमोसोम वाई है, यानी कि ये दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम है ये अलग अलग है, इसलिए एक इसमें हेटेरोजाइगस है, ठीक है। बाकी के जो 22 हैं वो इसमें होमोजाइगस है, यानी कि उसमें सेम क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हमें ये बोला है कि कैन देयर बी अ हेट्रोजाइगस रिसेसिव। हेट्रोजाइगस का मतलब यानी कि एक उसमें कैपिटल, अब मैं फिर से टॉल एंड ड्वार्फ का एग्जांपल ले रही हूँ, तो एक उसमें कैपिटल टी होगा एंड एक उसमें स्मॉल टी होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कोई हेट्रोजाइगस जो है क्या वो रिसेसिव हो सकता है? तो इसका आंसर हमारा होगा नो, देयर कैन नेवर बी अ हेट्रोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होगा कि इसमें ऑलरेडी जो मेरा डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है ये खुद को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, ये खुद को एक्सप्रेस करेगा। इस कंडीशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है कि एक हमारा डोमिनेंट प्रेजेंट है और एक हमारा रिसेसिव प्रेजेंट है, और हमें ये पता है कि इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन जो रिसेसिव जीन है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो इसी वजह से कभी भी हेट्रोजाइगस रिसेसिव आपका नहीं हो सकता। रिसेसिव हमेशा आपका होमोजाइगस में ही होता है, होमोजाइगस रिसेसिव ही हमेशा होता है, यानी कि जब आपके पास सिर्फ स्मॉल टी होगा तभी ड्वार्फ जो है वो शो होगा आपका फिनोटाइप में, वरना सिर्फ जीनोटाइप में ही एक आपका रिसेसिव रह जाएगा, लेकिन शो जो होगा वो आपका टॉल शो होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है ये हम कल भी बात कर चुके थे, क्योंकि जो जीन्स होते हैं ना, ये जो जीन्स हैं ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब इस वाले केस में अगर हम टॉल एंड ड्वार्फ का बात करें, तो जो कैपिटल टी है यह आपका ग्रोथ हार्मोन को प्रोडक्शन करता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। हार्मोन जो होते हैं वो एक काइंड ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल टी है ये ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये क्योंकि उसका प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा है, तो इसकी वजह से आपका जो कैपिटल टी है ये खुद को एक्सप्रेस करता है। तो यही बेसिक वर्किंग होती है आपके जो जीन्स होते हैं, जो हमारे एलीलीज होते हैं, इसी की वजह से जो हमारा डोमिनेंट वाला जीन होता है वो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमें ये पूछा है कि हमें कॉमन एंड साइंटिफिक नेम बताना है ऑर्गेनिज्म का, जिसको आपका मेंडल ने वर्क किया था जिसके ऊपर, ठीक है। तो कॉमन नेम जो इसका है वो है हमारा गार्डन पी,
उसने जो हमारा मटर का प्लांट था, जो पी प्लांट था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे थे मेंडल ने, ठीक है, ग्रेगोर मेंडल ने। तो इसका कॉमन नेम जो होता है वो तो आपका गार्डन पी होता है। साइंटिफिक नेम जो इसका होता है वो होता है आपका पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशो फॉर F2 जनरेशन। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली है। एक तो हमें फिनोटिपिक रेशो पूछा है, दूसरा हमारे को मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पूछा है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि हम उसमें सिर्फ एक ही उसका कैरेक्टर देख रहे हैं, तो यानी कि अगर हम टॉल एंड ड्वार्फ देख रहे हैं तो हम सिर्फ टॉल एंड ड्वार्फ देख रहे हैं, इसके साथ हम बालों का कलर नहीं देख रहे हैं, आँखों का कलर भी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, और तीसरी चीज़ है, हमें F2 जनरेशन पूछी है, यानी कि पेरेंट्स के बाद आपकी F1 जनरेशन आएगी, और जब वो F1 जनरेशन आपस में क्रॉस करेंगी देन आपकी F2 जनरेशन आएगी। ठीक है, तो ये हमने कल समझा था कि अगर पेरेंटल जनरेशन में आपका टी टॉल है एंड टी आपका ड्वार्फ है। ठीक है, ये जो है हमारा, ये हमारा होमोजाइगस टॉल है और ये हमारा होमोजाइगस ड्वार्फ है। ठीक है, तो अब क्या है आपका कि ये जो गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, इसके पास भी 2 गैमीट टी के बनेंगे, इसके पास भी 2 गैमीट जो हैं वो स्मॉल टी के बनेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमारे जितने भी यहाँ से ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग्स जो होंगे हमारे, वो सारे के सारे टॉल होंगे। ठीक है, फिनोटाइप में भी ये टॉल होंगे और जीनोटाइप भी इसका 1 ही होगा, क्योंकि जीनोटाइप में भी सब क्या दिख रहे हैं, टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, देन इसके बाद में जब ये आपस में क्रॉस करेंगे, ठीक है, मतलब कि जब आपका एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला दूसरे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले से क्रॉस करेगा, तब जो गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा उसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बनेगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका यूनिट स्क्वायर बनाएं तो इसका स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, देन यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ जाएगा, यानी कि एक तो मेरा होमोजाइगस टॉल हो गया। ठीक है, देन ये वाला कैपिटल टी से स्मॉल टी के साथ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा हेट्रोजाइगस टॉल हो गया, क्योंकि इसके पास डोमिनेंट टी आ गया। ठीक है, देन आपका ये वाला जो स्मॉल टी है ये इस कैपिटल टी के साथ जाएगा। स्टार्ट में हम हमेशा आपका डोमिनेंट वाला लिखते हैं, रिसेसिव वाला पीछे लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ये भी हेट्रोजाइगस टॉल हो गया। ठीक है, देन आपका ये जो स्मॉल टी है ये इस वाला इस दूसरे स्मॉल टी के साथ में जाएगा, तो जब स्मॉल टी आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा होमोजाइगस ड्वार्फ हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ का हमें ध्यान देना है कि अगर मैं इसका जीनोटिपिक रेशो मुझसे पूछा होता तो ये F2 जनरेशन है, इसका जीनोटिपिक रेशो होता मेरा 1:2:1, लेकिन क्योंकि यहाँ मेरे को जीनोटिपिक नहीं फिनोटिपिक रेशो पूछा है, यानी कि जो मुझे आँखों से दिख रहा है वो मुझे पूछा है, तो आँखों से मुझे क्या दिख रहा है कि ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, सिर्फ ये वाला मेरा ड्वार्फ होगा क्योंकि इसमें दोनों के दोनों रिसेसिव है। ठीक है, तो यहाँ मेरा फिनोटिपिक रेशो क्या हो गया, 3:1। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो मेरा करेक्ट आंसर है वो है 3:1। अब आप बोलोगे कि मैम 1:3 भी तो हो सकता था। बेटा 1:3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 हमेशा जो आगे आप बड़ा वाला नंबर लिख रहे हो ये हमेशा हमारे डोमिनेंट का होता है। 1:3 का मतलब ये हो जाता कि 1 टॉल हुआ और 3 हमारे ड्वार्फ हुए। ठीक है, 3:1 का मतलब ये है कि ये 3 जो थे ये टॉल हुए एंड 1 मेरा ड्वार्फ हुआ। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं और ये क्वेश्चन जानबूझकर आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है ताकि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हूँ आपसे अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा।
हमारी एल्गोरिदम ये बताती है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन वो वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं, ना ही कमेंट कर रहे हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप एक छोटा सा लाइक छोड़ दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें आगे आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाने की मोटिवेशन मिलती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइज, तब तक के लिए गुड लक।